12वीं वाले मेरे बच्चों वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का चैप्टर लेकर के आया हूं। बुक 1 का लास्ट चैप्टर है और कल से हम बुक 2 शुरू करेंगे। तो फटाफट से शुरू करते हैं। 2 अंक वाले प्रश्न देखेंगे। कल्याणकारी राज्य का स्थान बाजार ले रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समझेंगे कल्याणकारी राज्य क्या है और बाजार वाला राज्य क्या है। तो 2 तरीके के राज्य देखने को मिलते हैं। एक राज्य वो है जो कल्याणकारी है। कल्याणकारी राज्य का मतलब समझते हो, वेलफेयर स्टेट, द स्टेट विच इज डेडिकेटेड टू डू वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों का कल्याण करने के लिए बना है, ठीक है। और आज जो हाल फिलहाल जो राज्य है वो मार्केट वाला स्टेट है, यानी कि मार्केट ऑपरेटेड है ना। तो कल्याणकारी राज्य वो है जो बेसिक सुविधाएं जनता को मुफ्त में उपलब्ध कराती है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या अन्य चीजें, है ना। लेकिन बाजार वाला क्या है कि बाजार जो है स्वयं अपने आप अपने कार्यों के द्वारा निर्धारित होती है ना, ऑन द लॉ ऑफ डिमांड एंड ऑन द लॉ ऑफ सप्लाई। तो मांग और पूर्ति के नियमों के द्वारा चलाया जाता है, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। लेकिन कल्याणकारी राज्य वो राज्य है जहां पे सरकार हस्तक्षेप करता है और जनता के हर तबके के लिए कल्याण करने की कोशिश करता है। लेकिन अब चूंकि ग्लोबलाइजेशन के आ जाने की वजह से राज्य का स्वरूप बदल रहा है, कल्याणकारी राज्य से बदल करके राज्य कौन सा हो रहा है, बाजार वाला, मार्केट ऑपरेटेड स्टेट हो रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है वैश्वीकरण की वजह से, सवाल ये है। तो वैश्वीकरण के कारण हो रहा है, सीधा सीधा सा बात है ना। पहले जहां पे सरकार जो था वो वैश्वीकरण के तहत नहीं चलाया जाता था, बल्कि वो एक जनता के हितौषी यानी कि सामाजिकरण या समाजवाद के नियमों के तहत चलता था। लेकिन समाजवाद के डिफीट से और राइज ऑफ, अपने आप में हम देखते राइज ऑफ क्या, लिबरलिज्म या कैपिटलिज्म की वजह से, है ना, उदारवाद और पूंजीवाद के उदय की वजह से अब वो वैश्वीकरण के आ जाने की वजह से कहीं ना कहीं कल्याणकारी राज्यों का स्थान बाजार ले रहा है ना। तो अब सरकार जो है अपने जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रही है और त्याग रही है ना। राज्य का कार्य केवल कानून व्यवस्था और सुरक्षा करना रह गया। राज्य अब जनता का हितौषी नहीं रह गया है। राज्य अपने खर्चों की कटौती लगातार कर रहा है और वो जनता का कल्याण नहीं करना चाहता है, ठीक है। तो यही कल्याणकारी राज्य का स्थान बाजार ले रहा है। और ऐसा इसलिए भी कहीं ना कहीं जो भी देश ग्लोबलाइजेशन को मान रहे हैं, वैश्वीकरण को मान रहे हैं, तो वो अपने खर्चों की कटौती के लिए कहीं ना कहीं कल्याणकारी राज्य को समाप्त कर करके बाजार वाला राज्य का स्वरूप ले रहा है ना। तो यही कारण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, संरक्षणवाद क्या है ना। भारत ने कब और क्यों छोड़ा, तो इसको कहते हैं प्रोटेक्टेड मार्केट सिस्टम, है ना। तो इसमें क्या होता है, संरक्षण देना, अपने ही उत्पादकों को बचाने के लिए। कोई देश की सरकार जब बाहर से आने वाली कंपनियों पर रोक लगा दे तो इसी को संरक्षणवाद की नीति कहते हैं, या बाहर से आने वाले वस्तुओं पर रोक लगा दे तो इसे संरक्षणवाद की नीति कहते हैं। तो ये अपने आप में कुछ हद तक सही था पुराने टाइम पे 1991 से पहले तक देखने में, लेकिन इसका बहुत ही दूरगामी परिणाम हुआ और बहुत ही घातक परिणाम हुआ। अंततः आप देखते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसको बदला और विदेशी निर्यातों पर रोक को हटा दिया। तो संरक्षणवाद का मतलब ये कि विदेशी निर्यात पर रोक लगाना या विदेशी कंपनियों को रोक लगाना। जबकि आगे चलकर 1991 में जब आप देखेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी लाया गया, आर्थिक सुधार किया गया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP 1991, तो इसमें इसको बदल दिया गया। होता क्या है, अपने देश में बहुत सारे कमजोर वर्ग तथा कमजोर उत्पादक हैं तथा अपने बाजार को बचाने के लिए भारत सरकार ने ये संरक्षणवाद की पॉलिसी को अपनाया और बहुत सारे विदेशी उत्पादकों को या विदेशी व्यापारियों को भारतीय बाजार में आने से रोक दिया। ऐसा इसलिए कि कहीं ना कहीं उन भारतीय उत्पादकों का या घरेलू उत्पादकों का स्थान विदेशी उत्पादक ना घेर ले या ना छीन ले, और क्योंकि बनने वाली वस्तु वहां की काफी सस्ती अच्छी क्वालिटी की थी और कॉम्परेटिवली इंडिया में टेक्नोलॉजी या तकनीक या प्रौद्योगिकी कमी से वो सारी चीजें महंगी बन रही थी। इस वजह से कहीं ना कहीं कीमतों के होड़ की वजह से ऐसा उत्पादकों को संरक्षण देने का काम किया, जो कि सही नहीं है ना। तो घरेलू उत्पादकों का संरक्षण देना मुख्य क्रिया था। भारत में इसको 1991 में खत्म कर दिया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। LPG अपनाया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, है ना। लिबरलाइजेशन उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण और G4 ग्लोबलाइजेशन, है ना, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वैश्वीकरण, तो इसको समाप्त कर दिया गया, है ना। तो संरक्षणवाद अपने आप में देसी उत्पादकों को बचाने के लिए, जो कि ठीक नहीं है ना। 4 अंक वाले प्रश्न देखते हैं। वैश्वीकरण की 4 विशेषता बताइए।
तो ये क्वेश्चन तो आएगा या कैसे भी घुमा के पूछ ले आपसे क्वेश्चन आना है ना। तो इसमें वैश्वीकरण की सबसे पहली विशेषता है वस्तु, पूंजी, श्रम और विचारों का प्रवाह। ठीक है, इसको हम कहते हैं, अगर आपसे डेफिनेशन ही पूछ लेते हैं व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण क्या है, तो इट इज अ काइंड ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन द कंट्रीज, देशों के बीच में आपसी जुड़ाव है और देशों के बीच में शेयरिंग है, वस्तु अदला बदली है, वस्तुओं, पूंजी, श्रम और विचारों का एक बड़े पैमाने में प्रवाह है ना, तकनीक, ज्ञान, इन सभी चीजों का। तो पहली विशेषता तो ये होगी। दूसरी, व्यापार में लगातार वृद्धि, दूसरी विशेषता ये है ना। खुलेपन की व्यवस्था, मार्केट ओरिएंटेड सिस्टम है ना कि संरक्षणवादी या कल्याणकारी। वैश्विक सहयोग, आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए भी कहीं ना कहीं वैश्वीकरण एक बड़े पैमाने पे काम कर रहा है। तो वैश्वीकरण की एक चीज जो दूसरी अगली विशेषता है कि वैश्विक सहयोग इससे उत्पन्न होता है। आपसी जुड़ाव एवं अंतःनिर्भर, इससे देश आपस में जुड़ रहे हैं है ना। जो टेक्नोलॉजिकली विकसित देश है वो तकनीकों को शेयर कर रहे हैं अल्प विकसित देशों के साथ। अल्प विकसित देश तकनीक तो है ही नहीं उनके पास, तो अपने रॉ मटेरियल्स, कच्चे माल जो है उठा करके वहां बेच रहे हैं, तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन आपसे जुड़ाव हो रहा है। और अंतः निर्भरता है ना, एक दूसरे पर निर्भर रह रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने बोला कि जो देश अल्प विकसित है वो तकनीक के लिए विकसित देशों पर निर्भर कर रहे हैं और जो विकसित देश है वो कच्चे माल के लिए अल्प विकसित देशों पर निर्भर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैश्वीकरण के 4 नकारात्मक प्रभाव। ये क्वेश्चन भी किसी न किसी तरीके से घुमा के पूछ ही लेगा। तो वैश्वीकरण जो है ना वो एक ही सिक्के के दो पहलू है, दैट इज हम कह सकते हैं टू फेस ऑफ अ कॉइन है ना। उसकी कुछ विशेषताएं हैं तो कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है, लेकिन नकारात्मक प्रभाव नाम मात्र के लिए है और वो कुछ समय के लिए है। तो पहले जो नकारात्मक प्रभाव आता है वो कुछ लोगों का मानना है कि इससे आर्थिक असमानता उत्पन्न होता है ना। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इससे मैकडॉनलीकरण, पश्चिमीकरण हो रहा है, पश्चिमी संस्कृति जो है थोपा जा रहा है गरीब देशों पर, कहीं ना कहीं वो जानबूझ करके अपनी संस्कृति का लोप कर रहे हैं और पश्चिमी संस्कृति को अपना रहे हैं। श्रम का मुक्त लेबर का मुक्त प्रवाह नहीं हो रहा है, इसमें बाधा है। और ये देखने में ये पॉइंट ठीक भी है, फैक्ट भी, क्योंकि अमेरिका जैसे कंट्री जो है तरह तरह के अपने यहाँ वीजा के व्यवस्थाएं बना रखा है, अलग अलग वीजा का सिस्टम बना रखा है और इस वजह से वीजा व्यवस्था अलग अलग बना करके उसने एक जाल टाइप का बना रखा है ताकि हर देश का लेबर वहां प्रवेश न कर सके आसानी से और वहां की जनता के लिए जो है एक तरीके से जो रोजगार के अवसर है वो छीन न ले, है ना। अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले ही बहुत सारे इंडियंस वहां से डिपोर्ट किए गए हैं, आपने न्यूज में सुना भी होगा। तो यही है कि श्रम का मुक्त प्रवाह में ये अपने आप में बाधा बन रहा है और ऐसे जो विकसित देश है वो एक अभेद रूपी व्यवस्था बना रखे हैं पासपोर्ट और वीजा व्यवस्था का, जिससे कोई अन्य देश के व्यक्ति जो है वहां जाकर के वहां के लोगों का व्यवसाय या कारोबार या जो है रोजगार छीन ना ले। तो वैश्वीकरण की ये नकारात्मक प्रभाव है। एमएनसी का कब्जा है, मल्टीनेशनल कंपनी, जिसको हम राक्षस रूपी कंपनी भी कहते हैं। तो कुछ देशों का मानना ये भी है या कुछ विचारकों का या कुछ लोगों का, कुछ आउटफिट्स का ये भी मानना है कि मल्टीनेशनल कंपनी जो है इनका कब्जा हो चुका है गरीब देशों पर बड़े पैमाने पे और ये अपने आप में राक्षस रूपी कंपनी, इनका इतना टर्नओवर है कि कुछ कुछ देशों की सरकारों का भी टर्नओवर इतना नहीं है ना। तो एमएनसी बेसिकली करती क्या है कि किसी देश में जाती है, वहां पे अपनी एमएनसी को, जाइंट एमएनसी को एस्टैब्लिश करती है, वहीं से कच्चा माल रॉ मटेरियल जो है कि इंपोर्ट करती है, उसको रेडीमेड गुड्स में बना करके वहीं के लोगों को बेच देती है और पैसा जो है अपने यहाँ ट्रांसफर कर लेती है। तो कहीं ना कहीं अब जो है इसके कॉम्पिटिटिवली में जो छोटे मोटे जो खुद अपने देश के या कंपनी है या खुद के उत्पादकों के सामने ये एमएनसी जो है बड़े पैमाने पे हम कह सकते हैं कि उन देशी उत्पादक जो इनका उनको चुनौती नहीं दे सकते, क्योंकि वो बहुत ही छोटे, अगर हम तुलना करने बैठे इन बड़े एमएनसीज का उन छोटे उत्पादकों से तो वो कुछ भी नहीं, इनका करोड़ों और अरबों में टर्नओवर है ना। तो एक तरीके से एमएनसी का इतना ज्यादा कब्जा हो गया है, कभी कभी तो ये भी कहा जाता है कि एमएनसी का इतना कब्जा हो चुका है कि कुछ देश की सरकारों के नियमों में भी ये हस्तक्षेप करने लगे और वहां के लोकल गवर्नमेंट इसको मानने के लिए भी फोर्सफुल हो चुके हैं। तो इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिलता है। अब आएंगे हम 6 नंबर वाले क्वेश्चन पे। तो 12 वाले मेरे बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीवीआई। वैश्वीकरण के विरुद्ध दुनिया भर में उठने वाले 4 तर्क बताओ, है ना। तो 4 तर्क क्या है? देखने में तो ऐसा लगता है कि अमीर और अमीर हो रहे, गेटिंग रिच एंड पुअर आर गेटिंग पुअर, है ना। ये तो पुराने जमाने में भी था, लेकिन ऐसा लोगों को लगता है। दूसरा जो यहाँ पे देखने को मिलता है अल्प विकसित देशों की निर्भरता। हाँ, ये बात फैक्ट है कि कहीं ना कहीं अंडर डेवलप्ड या थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो या डेवलपिंग कंट्री जो पूरी तरीके से
है ना, प्रथम विश्व के देशों पे या पहली दुनिया के देशों पे पूरी तरीके से निर्भर है, आश्रित है ना। पुराने मूल्यों की क्षति हो रही है, ऐसा माना जाता है कि जो कुछ पुराने परंपराएं हैं गरीब देशों का या अल्प विकसित या विकासशील देशों का, उनकी परंपराओं का क्षति हो रहा है बड़ी तीव्रता से, ऐसा कहा जाता है। ये वैश्वीकरण का विरोध में तर्क उठ रहा है अलग अलग जगहों पे, अलग अलग देश और दुनिया में। विकासशील देशों को महत्व नहीं दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनको आज भी वो पिछड़े हुए, कल भी वो पिछड़े हुए थे, तो उनके विचारों को, उनकी कंपनियों को महत्व नहीं मिल रहा है। तो ये अलग अलग तरीके से तर्क उठाए जाते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा इसको, वैश्वीकरण के कारण राज्य की भूमिका में बदलाव। तो हाँ, कुछ हद तक राज्य की भूमिका में बदलाव तो आया है। देखेंगे कुछ लोगों का मानना है कि राज्य की क्षमता में कमी आ रहा है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो राक्षस रूपी कंपनियां हैं कहीं ना कहीं उनका इतना टर्नओवर है कि सरकार को वो कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करती है, बाधित करती है अपनी बातों को मनवाने में। ये बात कुछ हद तक फैक्ट भी है, ये बात कुछ हद तक सही भी है, तो ये हो सकता है। लेकिन ये कहना कि राज्य क्षमता में कमी आई है, ये बिल्कुल गलत है ना। कुछ लोगों का मानना वहीं पे कि राज्य की क्षमता पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली हुई, ये बात भी फैक्ट है। पहले राज्य जहां पे अच्छे तरीके से अपने विषय में या अपने जनता के विषय में या अपने विकास के विषय में सही ढंग से आंकड़े नहीं जुटा पाते थे, लेकिन अब वही राज्य जो है इन वैश्वीकरण की वजह से या वैश्विक बदलाव की वजह से या तकनीकी बदलाव की वजह से अब वो सारी चीजों पे सही से नजर रख रही है, वे सारे आंकड़े एकत्रित कर पा रहे हैं जो पहले कभी असंभव था। तो हम कह सकते हैं कि राज्य पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा ताकतवर हुआ है, ये बात भी फैक्ट है। कल्याणकारी राज्यों की कमी, ये एक अपने आप में विरोधाभास है कि कल्याणकारी राज्यों की कमी हुई है। हम तो भारत जैसे देश में नहीं देखते हैं कल्याणकारी राज्यों में कमी, लेकिन हाँ अक्सर वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ ऐसा कहता है कि अपने सब्सिडीज को कम कीजिए या इस प्रकार की चीजें कीजिए, लेकिन ये निर्भर करता है कि आप अपनी इकोनॉमी को आफ्टर ऑल किस तरीके से रन करें। कुछ देश ऐसे हैं जो कल्याणकारी कार्यों को कम करने के लिए मजबूर हुए हैं, जैसे हमने सोवियत संघ के पतन के समय में देखा था, ठीक है। एमएनसीज का हस्तक्षेप, फिर से आगे वही घूम फिर करके मल्टीनेशनल कंपनी का, राक्षस रूपी कंपनियों का हस्तक्षेप, है ना, या बहुराष्ट्रीय कंपनियों का हस्तक्षेप। तो हाँ ये भी है कि कहीं ना कहीं राज्य पहले खुले तौर पर जो फैसले ले पाते थे अब वो फैसले नहीं ले पा रहे, कहीं ना कहीं एमएनसीज का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप है, दबाव है, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का बहुत ज्यादा दबाव है वैश्वीकरण की वजह से, है ना। तो ये सारी चीजें। एक और पॉइंट दिया जाता है कि सांस्कृतिकरण, अन्य देशों की संस्कृतियां जो है हावी हो चुकी है छोटे मोटे देशों पर, यह ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन हम इसको सांस्कृतिकरण कह सकते हैं या सांस्कृतिक इजाफा या बढ़ोतरी भी कह सकते हैं। जैसे कि आप अक्सर एनसीईआरटी में पढ़ते समय ये देखते होंगे कि ब्लू जींस या डेनिम की जींस जो है बहुत ज्यादा विवाद में रहा है, तो उसके ऊपर जो भारतीय कुर्ता है वो तो अंग्रेज लोग भी पहनते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनका वर्चस्व नहीं, हमारा भी सांस्कृतिक मिलावट होकर के सांस्कृतिक रूप से एक पहल होकर के एक नए स्वरूप को दिखाता है। सांस्कृतिक विविधता, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। पहले अभी भी मैंने बताया कि पहले ब्लू डेनिम जींस की बात आ रही थी, लेकिन हमारा अपना पोशाक भी है, जैसे धोती कुर्ता हो गया, तो धोती के ऊपर हम कुर्ता पहनते थे, अब इसी कुर्ते को हम जींस के साथ भी पहन सकते हैं। बहुत सारे अंग्रेज भी इसे पहनना पसंद कर रहे हैं, बहुत सारे पश्चिमी सभ्यता मूल के लोग भी इसे पहनना पसंद कर रहे हैं। अभी अभी आप देख सकते हैं प्रयागराज में बहुत सारे विदेशी पर्यटक भी आए, तो आप इससे क्या कहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि वैश्वीकरण के कारण राज्य की भूमिका में बदलाव आया है, लेकिन नकारात्मक के मुकाबले सकारात्मक बदलाव ज्यादा है। अब आ जाओ मेरे बच्चे एमसीक्यू। एमसीक्यू मैं कैसे भूल सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा आपके लिए। तो वैश्वीकरण का अर्थ है क्या, प्रवास से, प्रभाव से, प्रवाह से, इनमें से कोई नहीं। तो प्रवाह वस्तुओं, सेवाओं, श्रम, विचार, आइडिया, टेक्नोलॉजी, ज्ञान, इन सब से, इन सब का प्रवाह, परस्पर जुड़ाव, है ना। वैसे वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण भी कहते हैं। भू मतलब जमीन और मंडल मतलब समूह, भूमंडलीकरण। तो पूरे विश्व का आपस में जुड़ाव हो जाना, यही भूमंडलीकरण है ना, ठीक है। तो भूमंडलीकरण भी आप इसे कह सकते हैं। तो इसका कुल मिलाकर के लेना देना वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह से है, तकनीक के प्रवाह से, ज्ञान के प्रवाह से, इन सब के प्रवाह से। WSF का विस्तृत नाम क्या है, तो वर्ल्ड सोशल फोरम, वैश्विक सामाजिक फोरम। WSF की पहली बैठक कब और कहां हुई थी, तो याद रखिएगा 2001 पोर्टो एल्गेरो और ब्राजील में, ठीक है। इसको फटाफट से अच्छे से याद कर लीजिए। कल मैं सेकेंड बुक का पहला चैप्टर आपके लिए जरूर लेकर के आऊंगा। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और लाइक करना मत भूलिए। विश यू ऑल द बेस्ट।